ओके, फाइनल अकाउंट के लास्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे समझो, और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सेशन के बाद, और आपका फाइनल अकाउंट टैली ही होना चाहिए। प्रीवियस सेशन में जो मैंने आपको सम दिया था, वहां पे जिन बच्चों का टैली नहीं हुआ, एक बार क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बैलेंस शीट में अगर आप दोगे तो आपका बैलेंस शीट टैली ही होना चाहिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं करके। वो विदाउट एडजस्टमेंट था, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का ही इंपैक्ट था, दैट्स ऑल। अब सर बात करते हैं सारे एडजस्टमेंट। और सारे एडजस्टमेंट का मतलब क्या सर? हमें ये तो पता चल गया कि अगर वेजेस अकाउंट आया वो किधर पोस्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। हमें ये भी समझ रहा है अभी, और प्रैक्टिस से ही समझेगा सर। मतलब एक ऐसी बात है कि एक लेवल तक आप अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद जितने भी आप होशियार बच्चों देखो या कोई भी देखो, अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, लेकिन जब 50-60 अकाउंट आएंगे या 20-25 तो आ ही जाएंगे ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, बैलेंस शीट में। जैसे मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वेजेस, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, इतने सारे अकाउंट आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहां पे जाता है, और उसके लिए लगेगा प्रैक्टिस। समझ गया सर कि हमको बिल्डिंग जाएगा असेट को, क्रेडिटर जाएंगे लाइबिलिटी को, रेंट पेड जाएगा पी एंड एल को, सैलरी जाएगा पी एंड एल को, वेजेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। बस सर, बट ये क्या बात है एडजस्टमेंट की? मैंने कहा बेटा, ध्यान से सुनो, ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होने के बाद नीचे एडजस्टमेंट दिए होते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। उस हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बताओ? दो इफेक्ट। कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो इफेक्ट्स। जैसे मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया, लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना कि सर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया, आप जनरल एंट्री को फिलहाल इग्नोर कीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स जाते हैं? दो। कौन से दो इफेक्ट? एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दो इफेक्ट जब तक आप नहीं दोगे, आपका बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। आपने बाकी सारी चीज सही पोस्ट की, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था और एक ही इफेक्ट दिया, तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। यहां पे हमने देखा अभी अभी। और बैलेंस शीट का रूल तो, क्लोजिंग स्टॉक का रूल बताया ना बेटा, याद रखना। आपको कॉस्ट दे या मार्केट वैल्यू दे, दो वैल्यू दी होगी, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू पकड़ने की है? विच एवर इज क्या बेटा? लोअर। इन दो में से जो भी कम रहेगा वो वैल्यू आपको लेना है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ, क्या थे बेटा, बोलो तो। एक, बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? बैलेंस शीट के असेट साइड को। तो दो इफेक्ट्स आप दोगे ही। फिर आता है सर डिप्रिसिएशन। हमने तो पूरा ये चैप्टर भी पढ़ा था। जब डिप्रिसिएशन लगता है तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। और हमेशा डिप्रिसिएशन हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। ये दो एंट्री तो हम हमेशा देखते थे, ईयर एंड की एंट्री हुआ करती थी, क्योंकि असेट कम होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या सर? असेट का वैल्यू रिड्यूस होना, उसे क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने देखा रहेगा कोई मशीनरी ली और उसको यूज ही नहीं किया, तो आपने घर में सुना रहेगा कि एक जगह पढ़ पढ़ के चीज खराब हो गई। ठीक है, कोई नहीं, वेयर एंड टेयर, बहुत सारे रीजन है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू बढ़ना कि कम होना? कम होना। वापस एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का वैल्यू कम होना। तो असेट का वैल्यू कम होता है, इसलिए असेट को क्या देते हैं अपन जर्नल एंट्री में बेटा? क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? असेट। और वो ट्रांसफर करते हैं, कहां पे ट्रांसफर करते हैं? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उतना टेंशन मत लो। आप देखो, डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट कहा जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट्स जाएंगे? हमेशा दो। एक पी एंड एल में चला गया, एक क्या करेगा? डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट मतलब क्या करना बेटा? माइनस करना। किसमें से माइनस करना? पर्टिकुलर असेट। अब बोर्ड पे ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूं, चलो ध्यान से सुनना। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ जाएगी। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ऑन बोर्ड। सपोज बिल्डिंग, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है बिल्डिंग 1 लाख रुपया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दिया है फर्नीचर 50,000 रुपया। और नीचे बोला है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%
एंड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, अगेन 10%। अब बोला है कि आप इसका क्या बनाइए सर, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और इफेक्ट दीजिए। अब आपको और एक बात बताता हूं बेटा, जहां जहां एडजस्टमेंट है, आपको पता है बिल्डिंग पे क्या लग रहा है, डिप्रिसिएशन, और फर्नीचर भी क्या लग रहा है, डिप्रिसिएशन। तो ये जो अमाउंट है आप इनर कॉलम में लिखोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे? आंसर इज इनर कॉलम। कैसे सर, मैं आपको बताता हूं, और टिक कर देने का। बैलेंस शीट आप बनाओगे, राइट? बैलेंस शीट में असेट साइड को दो कॉलम बनेंगे, एक इनर और एक कौन सा बेटा, आउटर। ये लाइबिलिटी है, ये असेट है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आपने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 1,00,000। दो लाइन छोड़ोगे और उसके नीचे बिल्डिंग के बाद क्या दिया था, फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 50,000। ठीक है, और इसके नीचे भी अंडरलाइन करोगे, एक एक लाइन छोड़ना है और इनर कॉलम में लिखना है। अब मुझे बताओ, कैलकुलेशन करना है, 1,00,000 पे 10% कितना परसेंट डिप्रिसिएशन आएगा, जरा बोलना तो। 10,000। तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पे, माइनस डिप्रिसिएशन कितना बेटा, 10,000। तो आउटर कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा, 90,000। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपने क्या किया, जब भी डिप्रिसिएशन लगेगा, एक इफेक्ट क्या करोगे, बैलेंस शीट में से जो भी असेट पे डिप्रिसिएशन लगा है उसमें से क्या कर दोगे, डिडक्ट, मतलब माइनस। अब मुझे बताओ, फर्नीचर पे 50,000 पे 10% से कितना डिप्रिसिएशन आएगा, 5,000। तो डिप्रिसिएशन 50,000 पे कितना बेटा, 5,000, और ये माइनस होगा, तो आउटर कॉलम में कितना वैल्यू जाएगा, 45,000। समझा बेटा ये प्रेजेंटेशन कैसे करना है बैलेंस शीट में? लेकिन ये तो कितना इफेक्ट हो गया, एक। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं, दो। तो डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा सर, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है सर, उस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को आप लिखना टू डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना आया था भाई डिप्रिसिएशन, 10,000। इनर कॉलम में लिखो, ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना आया था डिप्रिसिएशन, 5,000। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 15,000। याद रखो बेटा कि आपने मल्टीपल असेट थे, इसीलिए आपने इनर कॉलम में उनका टोटल कर लिया और आउटर कॉलम में फाइनल टोटल भेजा 15,000। डिप्रिसिएशन तो टोटल कितने अमाउंट का लगा था, 15,000 ही लगा था। 10,000 बिल्डिंग पे और 5,000 क्या, फर्नीचर पे। तो लिखते वक्त आपने कैसे लिखा, इन डिप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड को लिखा टू डिप्रिसिएशन, ऑन बिल्डिंग 10,000, ऑन फर्नीचर 5,000, आउटर कॉलम कितना लिख दिया, 15,000। ये हो गया प्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं दो इफेक्ट। समझा डिप्रिसिएशन कैसे करना था, बोले यस और नो? दूसरे इलस्ट्रेशन में दिया था आपको, सब पे डिप्रिसिएशन दिया था। तो याद रखना, जब आप सम सॉल्व करते हो ना बेटा, तो उस सम में क्या करोगे पता है, यहां पे बताता हूं, सेकेंड इलस्ट्रेशन पे ही जा रहा हूं मैं। उस सम पे क्या करोगे, याद है, देखो ये वाला चीज, और जो पढ़ा रहा हूं वो तुरंत देख लो। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है, फोर्थ क्या दिया है, देखो, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका बोलो तो, 5% किस पे रहेगा, ऑफिस इक्विपमेंट, 10% किस पे रहेगा, मोटर वैन, और 15% किस पे रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि वर्ड क्या आया बेटा, रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे सीक्वेंस में दिया वैसे ही डिप्रिसिएशन लगेगा। बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ। अब जहां पे एडजस्टमेंट आई ना, मैंने देखो पहले तो आपको ये सिखाया है, सबके टेक्स्ट बुक में कंपलसरी मेरे को पेंसिल से ये वाला वर्किंग दिखना चाहिए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। और मुझे बताओ बेटा, यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट दिखा, जहां पे एडजस्टमेंट है उसके बाहर टिक करो। ये प्रोसेस समझो सॉल्व करने की, तो आपका कम से कम टाइम में सॉल्व होगा और गलतियां नहीं होगी। मोटर वैन के आगे क्या करने का, टिक, और प्लांट एंड मशीनरी के आगे क्या करने का, टिक। ऐसा क्यों किया सर? इसीलिए किया, आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखे हम लोग, इनर कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में। इस टिक का मतलब उससे रिलेटेड कोई तो एडजस्टमेंट है। बोलो समझा कि नहीं समझा? और ऑफिस इक्विपमेंट कितना परसेंट डिप्रिसिएशन था, 10% ना बेटा। तो क्या किया रहेगा इन लोगों ने, ये देखो आपको मैं आंसर भी दिखाता हूं। इन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, इनर कॉलम में अमाउंट लिखी 20,000, और 5% डिप्रिसिएशन अगर था तो 1% कितना आ गया, 1,000, सॉरी 5% से 1,000, तो आउटर कॉलम में कितना अमाउंट गया, 19,000। दिखा कि नहीं दिखा?
वैसे ही मोटर वैन लिखा पूरा अमाउंट, उस पे 10% का डिप्रिसिएशन था, 3040 आउटर कॉलम में डिडक्ट करके चला गया। और प्लांट एंड मशीनरी 25,000, 10%, बराबर है ना रेट एवरीवन? हाँ पक्का ना, बराबर है? मेरे को डाउट क्यों आ रहा है? है ना? 5%, 10% और क्या है 15% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो उनका शायद से अगर ये मिस्टेक हुई है, अपन आंसर में सही है, पहले पे 15% है क्या? 5%, 10% और ये देखो ना, ये इन्होंने ना अंदर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 10 लिखा है लेकिन कैलकुलेशन 15% से ही किया है शायद से। देखो तो 25,000 पे मोबाइल मोबाइल पे भी करके देखो, 25,000 पे 15%, कितने से आता है? नीचे किया है ना उन्होंने यहाँ पे, हाँ देखो, देखो एडजस्टमेंट में 37 क्या 50 और वो माइनस कर देंगे तो 21,250। ये पहला इफेक्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हर सम में आएगा, तुम्हारे हर सम में आएगा। फाइनल अकाउंट कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन आएगा। समझना बेटा, दो इफेक्ट कैसे देने हैं, एक जिस असेट पे वो लग रहा है उसमें से माइनस कर दो, इनर कॉलम में प्रेजेंटेशन दिखाना। और देखो आपकी अमाउंट क्या आई है डिप्रिसिएशन की, 1,000 ऑफिस इक्विपमेंट पे, 3040 मोटर वैन पे, उसके बाद 3750 प्लांट एंड मशीनरी। ये कितना, ये कौन सा इफेक्ट हो गया? फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? पी एंड एल। पी एंड एल की कौन सी साइड? डेबिट साइड। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या बेटा? ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, इन तीनों की टोटल करना। आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा? 7790। दो इफेक्ट समझेगा कैसे देने हैं एवरीबॉडी। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट गए थे? दो। डेप्रिसिएशन के कितने इफेक्ट जाएंगे? दो। एक असेट में से माइनस होगा और पी एंड एल के डेबिट साइड को आएगा। तो बैलेंस शीट में एक इफेक्ट, पी एंड एल में एक इफेक्ट। समझा कि नहीं समझा? यस। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स देने अगर एडजस्टमेंट में आए तो? दो। एक क्या सर? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को और बैलेंस शीट के असेट साइड को। उसके बिना आगे मत बढ़ो, नहीं तो फिर सम आपका टैली होगा नहीं। ओके, दो बातें तो देख ली सर अभी। ओके, तीसरी बात है बेटा, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग की जगह क्या वर्ड रह सकता है? अनपेड। क्या बेटा? एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री तो सिंपल है, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आती है, बट दो इफेक्ट क्या बताता हूं। सिर्फ सैलरी बढ़ा है, बजाओ मत। सिर्फ सैलरी बढ़ा है तो सैलरी एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस। प्लीज बजाओ मत। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है, ठीक है। और अगर सैलरी अनपेड है, या तो उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग है। तो इसके इफेक्ट कैसे जाते पता है? सैलरी देना बाकी था ना, अब ध्यान से सुनो। मैं 5,000 हर महीने का सैलरी देता हूं, तो 12 महीने का सैलरी कितना जाना चाहिए बेटा? 60,000, बराबर। अगर मुझे कहा है कि अरे सैलरी तो 10 ही महीने की दी, 10 महीने की कितनी दी? 50,000, तो कितना बाकी है भाई पूरे साल भर का? 2 महीने का 10,000 बाकी ना, देना कितना चाहिए था? 60,000। कितना दिया है? 50,000। तो मैं आपको बोलता हूं कि सैलरी पेड किया ओनली 50,000 और देना चाहिए था 60,000, तो कितना बाकी है देना? कितना बाकी है? 10,000। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एक तो आउटस्टैंडिंग, नहीं तो क्या बेटा? अनपेड। समझ में आ रहा है? दो इफेक्ट क्या करोगे पता है? साल भर में देना चाहिए था ना, यहां पे ध्यान दो अभी, साल भर में देना चाहिए था ना, नहीं दिया ना, तो सैलरी किधर जाता है? पी एंड एल की ट्रेडिंग। सैलरी किधर जाता है? पी एंड एल की ट्रेडिंग, पी एंड एल। अगर एडजस्टमेंट है तो किधर लिखोगे? इनर कॉलम के आउटर कॉलम? इनर कॉलम। तो आप पहले 50,000 लिखना, कितना देना बाकी था? 10,000। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा रहे वो क्या हो जाता है? ऐड। आउटस्टैंडिंग देना बाकी है 10,000, तो टोटल कितना देना चाहिए था? 60,000 आ गया। ये हो गया पहला इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है सर? जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा है, अनपेड खर्चा है, उस पर्टिकुलर खर्चे में वेजेस है तो वेजेस में ऐड कर दो, सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर दो, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है? ऐड। क्या हो जाता है? ऐड। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है? मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहां पे जाते हैं बोलो? लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड बेटा? लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट, एक उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है? वो
एड, और दूसरा बैलेंस शीट में कहां पे जाता है, लायबिलिटी। सब मिलके साथ में बोलो बेटा, क्या दो इफेक्ट जाते हैं आई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर के, एक ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर, क्या बेटा, ये देखो सब लिख के दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेडिंग, नहीं तो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड कर देना ट्रेडिंग में, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पीएनएल में ऐड कर देना। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग नहीं तो पीएनएल, और दूसरा इफेक्ट क्या बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ क्या, बैलेंस शीट। ना समझा मालिक, बोलो यस और नो। यस। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाएंगे, दो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, क्या, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में ऐड, और दूसरा कहा जाएगा बेटा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड को। आउटस्टैंडिंग का अपोजिट क्या रहेगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे मोबाइल फील का है ना, मैंने कहा प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है, तुम पहले रिचार्ज मारते फिर महीना भर मस्त नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स का पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया, साल भर यूज करोगे, तो ये क्या है सर, असेट है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। उसके दो इफेक्ट क्या है पता है, बताता हूं, लॉजिक बताता हूं ताकि आप समझो। सर मैं अकाउंटिंग यूजुअली कितने साल का करता हूं, तो मुझे एक साल का क्या इफेक्ट है वो दिखना चाहिए, बराबर है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से रेडियो सब बताओ, मैं आगे क्या बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं रटवाने की बात करूं ना तो इतना सिंपल है, आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, ऐड करते थे ना पर्टिकुलर जो खर्चा उसमें, प्रीपेड क्या करते पता है, एक इफेक्ट माइनस, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड को जाता था, प्रीपेड कहां पे जाता है, असेट साइड को। ये तो हो गई रटने वाली बात, मैं डायरेक्ट बता देता कि प्रीपेड के दो इफेक्ट देना बेटा, जो खर्चा उसमें से माइनस कर देना और बैलेंस शीट के क्या डाल देना, असेट साइड को। ये तो रट लोगे तुम, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड और लाइबिलिटी, वैसे प्रीपेड क्या, लेस और क्या, असेट। बट क्यों, वो समझो। सर क्या हुआ, इस साल ना मेरा प्रॉफिट हो गया था 50,000, ध्यान से सुनना, 50,000, ठीक है। और मैंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट बुक किया, एडवर्टीजमेंट एजेंसी बीवाईके के बाहर, एक कॉलेज के बाहर, कॉमर्स के कॉलेज के बाहर एक बड़ा बोर्ड था, वो फ्लेक्स वगैरह लगते हैं ना बड़े बड़े, वो मैंने 10 साल के लिए बुक कर लिया। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। एक साल का कितना भाड़ा था, 10,000 समझो। तो मैंने इस साल 10 साल का कितना रेंट पेड कर दिया होगा, बोलो तो 1 लाख। तो मैंने क्या किया, 1 लाख पेड कर दिया और इधर लिख दिया, इस साल मैंने कितना खर्चा बुक कर दिया, बोलो बेटा 1 लाख, जो कितने साल की से रिलेटेड है, 10 ईयर्स से रिलेटेड। अरे बाप, इस साल का कमाया था मैंने 50,000, खर्चा हुआ 1 लाख, तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, बोलो तो लॉस। जबकि ये गलत है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलती है, तुम कौन से साल का अकाउंटिंग कर रहे हो, 1 साल का ना, तो खर्चा भी कितने साल का दिखाना, 1 साल। तुमने 1 लाख पेड किया है, लेकिन 1 लाख में एडवांस कितने साल का पेड किया है, 10 की 9 साल, 9 साल, 10 साल में से 1 साल तो करंट ईयर है, बाकी कितना एडवांस में पेड किया, 9 साल का एडवांस में पेड किया, मतलब कितने हजार एडवांस में पेड किया रहेगा, 90,000। तो सर ये गलत है, इस साल का कितना पेड हुआ, 10,000 ना। एक काम करो फिर, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं, अभी इसको ऐसे दिखाओ। बोले कैसे सर, इनर कॉलम में लिखो तुम, बोले क्या लिखे सर, इनर कॉलम में लिखो कितना पेड किया, 1 लाख, बराबर, ओके। माइनस करो प्रीपेड, प्रीपेड मतलब कितने साल का एडवांस में पेड किया तुमने, 9 साल का, तो 10,000 इंटू 9 कितना माइनस हो जाएगा, 90,000। तो ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000, जो कौन से साल से रिलेटेड है, करंट ईयर। बोलो यस और नो। यस। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर का एक इफेक्ट क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। समझा क्या, क्यों सर। अब देखो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आएगा, 40,000। समझ रहे हो क्या बेटा लॉजिक को, अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझो। 10 साल की जरूरत ही नहीं, भले पेड कर दिया ना, ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे पेड तो किया, अब किधर दिखाओ, बोले टेंशन मत लो, यहां से तो प्रीपेड माइनस कर दिया और तुमने पेड किया, फुकट नहीं जाएगा, तुम उसका 9 साल बेनिफिट लेने वाले हो। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट तुम्हारा असेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असेट। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रीपेड, जो भी एक्सपेंस है बेटा, प्रीपेड में सिर्फ एक्सपेंस लिख रहा हूं, रेंट वेंट कुछ भी रहे, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, अगर खर्चे के आगे प्रीपेड वर्ड आया तो दूसरा इफेक्ट कौन से साइड को जाएगा, असेट साइड को जाएगा। कौन से साइड को जाएगा बेटा, असेट साइड को। तो 90,000 में किधर लिख दूंगा, असेट साइड को, क्योंकि मैं अगले 9 साल तक फायदा लेने वाला हूं। बोलो यस और नो।
फिर अगले साल वापस 10 इधर आएंगे, 80 रहेंगे, वो अलग बात है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ाया था एक जमाने में आपको बहुत शुरुआत में, इसको डिफर्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, लेकिन भूल गए तो जाने दो। प्रीपेड के दो इफेक्ट बताओ, क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के? एक, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में से क्या हो जाएगा, माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, असेट। वाई असेट, लॉजिक समझा ना? मैंने एडवांस में पेड कर दिया तो 9 साल तक तो मैं सर्विस का फायदा उठाने वाला हूं, तो असेट करके होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या जाएंगे, एड और क्या, लाइबिलिटी। बैलेंस शीट क्या, लाइबिलिटी। चार बातें समझी कि नहीं समझी, बोलो यस और नो, यस और नो। चार इफेक्ट तो आपको समझ, पहले आपको समझ गया क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, जरा बताना किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। डिप्रिसिएशन, बैलेंस शीट में से जो असेट है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करो, बैलेंस शीट के कहां पे लेके जाओ, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड समझ रहा ना, प्रीपेड अगर आया तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करो और बैलेंस शीट का लेके जाओ, असेट। वापस एक बार लेक्चर देखना सर, आपको समझे कुछ इनकम की बात है, लेकिन मैं आपको ना ये भी एक लेक्चर में बताऊंगा तो सब बाउंसर ही जाएगा, लेकिन आपको ना ये चार ही बात बताता हुआ, ठीक है। एक्चुअली ब्रेक था, अगर मैं रिकॉर्ड करूं और मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा वो आप देखना, लेकिन अब ये वाला समय ना दूसरा, उसी से रिलेटेड मैं एडजस्टमेंट दूंगा। दूसरे सम में देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट तुमको पता चल गए, और क्लोजिंग स्टॉक का क्या सीन था, अभी दो अमाउंट दिए तो दोनों लेने के क्या नहीं, क्या लोगे आप, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर क्या है, 19,000, तो आपने 20,000 लेनी। इसके दो इफेक्ट पता चल गए, बोलो क्या है, बोलो क्या है दो इफेक्ट, डन, ओके। दूसरा एडजस्टमेंट, क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी, मतलब खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो दो इफेक्ट क्या हो गए, सैलरी में ऐड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। तीसरा देखो, वेजेस क्या है बेटा, प्रीपेड है। अगर खर्चा प्रीपेड है तो आप क्या करोगे, वेजेस में से माइनस और बैलेंस शीट के असेट साइड को, असेट साइड को, प्रीपेड कहां पे जाता है, असेट साइड। और डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, बोलो यस और नो। इसी प्रकार के चार एडजस्टमेंट तो आप करो, कितने इफेक्ट जाएंगे, दो। इस प्रकार के सम अप बन के आएंगे बहुत सारे, अमाउंट चेंज होगी सिर्फ। सर 3 दिन है, इतना परफेक्ट करना है तुमको। एडजस्टमेंट बाकी में बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा क्या है, आगे के एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा। अब मेरे को सिर्फ इतना ध्यान दो कि पहले इसमें कोई एडजस्टमेंट थी कि नहीं। पहले सब में देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एक ही एडजस्टमेंट थी। किसकी एडजस्टमेंट थी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें भी तुमको बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग पी एंड एल और क्या, बैलेंस शीट। तो पहले तो होमवर्क के बेसिक सम दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। होमवर्क का सम है इलिस्ट्रेशन 1, जिसमें ट्रेडिंग पी एंड एल और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। होमवर्क का सम नंबर 2, जिसमें भी ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना है, और चार एडजस्टमेंट है, चारों को चारों मैंने सिखा दिया तुमको कि दो इफेक्ट कैसे जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, टैली होना ही चाहिए। मैं तीसरा सिर्फ देख रहा हूं, उसमें एडजस्टमेंट अगर अलग रहे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। थर्ड सम है, ओके, यहाँ पे ध्यान दो। थर्ड सम में अभी आप करो, फॉर द टाइम बीइंग एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं करना है, फॉर द टाइम बीइंग एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं करना है। तो कितने एडजस्टमेंट रहती है, क्लोजिंग स्टॉक पता है तुमको, बताओ कौन सा वैल्यू आएगा, विच एवर इज लोअर, मतलब क्या आ जाएगा सर, 40,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन, दो इफेक्ट पता है क्या आ जाएंगे, यस। एक असेट में से माइनस हो जाएगा, दूसरा पी एंड एल के डेबिट साइड को टू डिप्रिसिएशन। मतलब याद रखो, अभी आप लोगों को यह समझना है, इन इसके तो दो इफेक्ट जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट को, बैलेंस शीट के क्या, असेट को। इसके दो इफेक्ट समझ गए। रेंट प्रीपेड, क्या दो इफेक्ट जाएंगे प्रीपेड के, बताओ, रेंट में से माइनस बैलेंस शीट के असेट साइड। और जिस पे एडजस्टमेंट है, जब सम सॉल्व करोगे ये तो तुम लिखोगे पी एंड एल, लेकिन सर जिस पे एडजस्टमेंट है, क्या कर देने का, टिक, क्योंकि वो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम। जैसे कि देखो, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीनरी पे था, तो लैंड एंड बिल्डिंग के आगे टिक, और मशीनरी किधर गया, प्लांट एंड मशीनरी के आगे टिक, क्योंकि अमाउंट कौन से कॉलम में आएंगी, इनर, और इसके नीचे लाइन छोड़ोगे आप सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है क्या, यस। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दो इफेक्ट क्या, एक ऐड और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी। थर्ड इलस्ट्रेशन, पहला एडजस्टमेंट करने का नहीं, और फिर भी बैलेंस शीट टैली होगा, कंपलसरी होगा ही, हो सकता नहीं, होगा ही।
बैलेंस शीट टैली हुआ नहीं हुआ तो आपने कुछ तो झोल किया रहेगा। कितने सम बताए मैंने, एवरीवन पे अटेंशन, होगा ही होगा। कितने सम बताए, 3। ये तीनों के तीनों सॉल्व करने हैं। ऊपर से मैं कुछ होमवर्क दूंगा और वो 10 सम हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो या 50 हो। आपको नई नोटबुक अगर बनानी है तो भी चलेगा, यहां पे ध्यान दो। तेरे नई नोटबुक बनाई तो भी चलेगा, लेकिन फाइनल अकाउंट को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि ये 11th प्लस 12वीं प्लस सीए में कुछ भी करो, हर जगह कंसेप्ट आने वाली है। तो आपका नया नोटबुक हो, कुछ भी हो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस सम पे पूरा एक्यूरेसी चाहिए। आज अगर चाहता तो सारे 15 एडजस्टमेंट थे सब बताता, लेकिन मैंने 4 ही बताया। इसका बैड डेट्स का भी सिंपल था, लेकिन चलो अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन जितने एडजस्टमेंट किए उससे रिलेटेड आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, पक्का। और सम आपको मैं बोलूंगा टाइप करने को, उतना आप करोगे, और सम आए तो जो भी एक दो आपको भी कुछ सम दूंगा मेरे को कम से कम। अब मैं तुमको आगे बता देता हूँ। चलो ऑनलाइन वालों को तो इतना समझ गया, आगे होमवर्क की बात में रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड करता हूँ। ये तो खत्म हो गया सर।